हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग जानेंगे। सो एवरी सोल ट्रेडर हैज सर्टेन लिमिटेशंस, है ना। अगर आपने प्लस वन में सोल ट्रेडर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल, ठीक है। तो सोल ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ एक और एक आदमी जो है बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट करता है ना, पूंजी को इन्वेस्ट करता है। अंडरटेक्स द बिजनेस रिस्क, और बिजनेस के जो सारे रिस्क को खुद बियर करता है। कंट्रोल द होल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, और पूरे बिजनेस की जो भी अफेयर्स हैं, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी एक्टिविटी है बिजनेस की सारी एक्टिविटी को खुद अपने आप एक सिंगल पर्सन क्या करता है, कंट्रोल करता है सोल ट्रेड में। बट वन मैन्स कैपिटल, बिजनेस स्किल्स, कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज आर लिमिटेड। सो आप सभी ये जानते हैं कि जो एक इंसान होता है, एक आदमी होता है ना, उसकी जो कैपिटल लगाने, बिजनेस स्किल, कंट्रोलिंग और रिस्क बियर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा सीमित होती है। सो इफ ही नीड्स मोर कैपिटल, अगर उसे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, एंड हेल्पिंग इन मैनेजिंग द फर्म, ही हैज़ टू इनवाइट सम अदर person or persons and enter into an agreement with them to form a partnership। देखिए, if he needs more capital, अगर उसे ज्यादा कैपिटल की जरूरत है और जो है वो बिजनेस में जो है वो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प की जरूरत है, तो वो क्या कर सकता है, वो कुछ पर्सन को या कुछ पर्सन्स को, है ना, जो है वो बिजनेस में इनवाइट कर सकता है ना, है ना। एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद देम, और उनके साथ क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, साइन, है ना, बिजनेस करने का, है ना। और उससे क्या होगा, हमारी पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को बनाने के लिए हमको जो है वो एग्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है, अदर पर्सन के साथ में। ओके। Hence, when two or more than two persons, देखिए, इसलिए जब दो या दो से ज्यादा पर्सन, है ना, व्यक्ति क्या करते हैं, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस, तो किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, किसी बिजनेस को रन करने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं, एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, है ना, किसी बिजनेस को करने के, सेटअप करने के लिए, किसी बिजनेस को रन करने के लिए, है ना। एंड शेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, और उसके प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। देन इंडिविजुअल दे आर नोन एज, तो इंडिविजुअली उनको क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअली उनको बोला जाएगा पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स ऑफ द फर्म। एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप फर्म, और इंडिविजुअली जो है बोला जाएगा पार्टनर्स ऑफ द फर्म। The firm is known by a name determined by its partners, ठीक है। तो जो फर्म होती है वो कैसे जानी जाती है, जो भी पार्टनर्स होते हैं वो जो है फर्म का नाम रखते हैं। तो पार्टनर्स के द्वारा जो नाम रखा जाता है उससे फर्म को जाना जाता है, ठीक है। इन इंडियन पार्टनरशिप फर्म्स आर गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडिया में जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी जो कंट्रोलिंग है ना, उस पे जो नियंत्रण है वो कैसे किया जाता है, वो किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। ओके। डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की, और मैं बोलता हूँ आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहली और दूसरी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा 1932 है, और उसका सेक्शन 4 है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है पर्संस के बीच में जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, है ना। और जो बिजनेस होता है
वो कैरी किया जाता है सभी के द्वारा, है ना, बिजनेस चलाया जाता है, उसका संचालन होता है सभी पार्टनर्स के द्वारा, या एनी वन ऑफ देम ऑल, या फिर सभी में से किसी एक के द्वारा, है ना, एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक पर्सन जो है सबके बिहाफ पे क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को कैरी करेगा, उसका संचालन करेगा, ठीक है। फिर दूसरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 239 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना। तो ये भी बड़ा जरूरी है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि इसके आगे जो लिखे गए सन है ना, और इसके जो सेक्शन है आपको लर्न होने चाहिए। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज द रिलेशन विच सबसिस्ट बिटवीन पर्संस who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profits thereof between them। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है एज इट इज आपको यहाँ से लर्न करनी पड़ेगी और एज इट इज लिखना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो अभी तक हमने जो है इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन को जाना। इन केस अगर आपको जो है एग्जाम में यहाँ पे मीनिंग आता है लिखने के लिए, तो मीनिंग तो आप लिखेंगे ही यहाँ से, ये जो यहाँ पे दिया गया है इसको लर्न करके, और साथ में कोई एक डेफिनेशन भी यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। और एक और डेफिनेशन आपके पास दी गई है, आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं, है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी जो है पहली और दूसरी है। ओके, उसके नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसकी क्या नेचर है, देखिए फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कानूनी जो है, कानूनी रूप से यहाँ पे क्या बोला गया है, पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है किसकी, पार्टनर्स की, है ना, और फर्म की। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है और जो उसके पार्टनर्स हैं वो दोनों क्या है, वो दोनों एक ही पर्सन है, मतलब सेपरेट पर्सन नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी उनकी नहीं है। ओके, तो आपने +1 में जो कंपनी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी होती है उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी एक अलग पर्सन होता है और साथ में जो आपका मेंबर होते हैं कंपनी के वो एक अलग पर्सन है। पर पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, सिंस यानी कि बिकॉज द फर्म्स दैट कैन बी पेड फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। देखिए फर्म, है ना, इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटी, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सपोज करिए कि अगर फर्म की जो लाइबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है और फर्म उसको पे नहीं कर सकती है, तो फर्म के डेट को जो है वो पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनकी जो मतलब प्राइवेट संपत्ति है, उससे पे किया जा सकता है फर्म के डेट को, इन केस अगर फर्म जो है वो अपनी लाइबिलिटी को पे नहीं कर सकती। ओके, इसलिए जो है फर्म और पार्टनर्स की जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे नहीं मानी गई है फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। हाउएवर पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ठीक है, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुन लीजिए, देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ था लीगल और यहाँ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनरशिप फर्म एक जो है वो अलग पर्सन है, ठीक है, और जो आपकी बिजनेस एंटिटी है वो एक अलग पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग, है ना, तो थोड़ी बातें आपको ध्यान में देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए रिमेंबर लीगल व्यू पॉइंट, है ना, पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, है ना, बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप फर्म हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट चाहे आप जो है कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान से इन बातों को आप समझ लीजिए, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा गया है, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए फीचर्स क्या क्या है, पहला फीचर है यहाँ पे टू और मोर पार्टनर्स, दो या दो से ज्यादा पर्सन का होना। सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को ओपन करना है ना, पार्टनरशिप फर्म बनानी है, तो कम से कम आपको 2 पर्सन की जरूरत होगी। एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कम्पिटेंट होने चाहिए। ओके, उनमें एक क्षमता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की, ठीक है। तो आपको पता होगा जो माइनर होता है उसकी जो एज होती है वो 18 साल से कम की होती है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे ये बातें बताई भी गई है, देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर, देखिए पहले बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अकॉर्डिंग क्या है,
डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर्स नहीं बताए गए हैं किसमें, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। देखिए, पर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जैसे कि मोदी सरकार एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को प्रिस्क्राइब किया है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है यहाँ पे 50 बताए गए हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। ओके, वाइड रूल ऑफ 10 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है आपका 2000 जो 13 है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है वो 50 से ज्यादा जो है वो मेंबर्स नहीं हो सकते, और कम से कम जो है एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2। ओके, अब यहाँ पे बात की गई थी माइनर एज अ पार्टनर की, है ना। देखिए, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। देखिए, एक माइनर को एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में, बट ही विल शेयर प्रॉफिट्स ओनली। मतलब उसकी जो पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदारी होगी वो सिर्फ और उसका शेयर प्रॉफिट में होगा, नॉट द लॉस ऑफ द फर्म। मतलब वो लॉस में जो है वो पार्टनर नहीं होगा, वो सिर्फ उसका जो है वो किस में पार्टनर होगा, वो प्रॉफिट में, मतलब उसको प्रॉफिट ही मिलेगा, है ना, वो लॉस बियर नहीं करेगा। सो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे जो एक माइनर होता है स्टूडेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो कैसे अस्तित्व में आती है, एग्जिस्टेंस में आती है, वो आती है एग्रीमेंट के थ्रू, है ना। जो लिखित एग्रीमेंट उसको साइन करना पड़ता है, नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ के थ्रू नहीं, है ना, लॉ के थ्रू नहीं, ठीक है। सच एन एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। देखिए, और ये जो एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट, ये रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट मस्ट बी प्रेफर्ड, बट रिटन जो एग्रीमेंट होता है, जो लिखित काम होता है, उसको प्रेफर किया जाता है आज की डेट में। द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो इस ये जो आपका एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट, सो जो एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट, है ना, वो बेस बनता है ना, फॉर्म द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो जो मतलब पार्टनर्स के ड्यूटीज होती है, जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स होते हैं, है ना, वो सारे किसमें लिखे होते हैं, वो एग्रीमेंट में लिखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। तो पार्टनरशिप पार्टनरशिप मस्ट बी formed for the purpose of carrying on some business with the intention of earning profits and such business must be legal। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पार्टनरशिप की जाती है ना, बनाई जाती है पार्टनरशिप, उसका जो मेन मोटिव क्या होना चाहिए, मतलब बिजनेस पर्पस से पार्टनरशिप जो है की जाती है, ठीक है। और बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को अर्न करना होना चाहिए। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसको बनाया गया है बिजनेस पर्पस, बिजनेस को चलाने के लिए, और बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना, तो ऐसी पार्टनरशिप जो है वो लीगल, मस्ट बी लीगल होनी चाहिए एक तो, ठीक है। एक तो लीगल होनी चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए, और जो है पार्टनरशिप जो बनाई गई है वो किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए जो है होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, क्या, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग इज द फाउंडेशन। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग इज द फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब जिस बिजनेस में प्रॉफिट को शेयर नहीं किया जा सकता है वो पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी, ठीक है। सो इफ सम पर्सन्स ज्वाइन हैंड्स टू कैरी सम चैरिटेबल एक्टिविटी। देखिए, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो मिल करके क्या करना चाहते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी, सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जा सकता। हैंस द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, जो एग्रीमेंट साइन किया गया है पार्टनर के बीच में, है ना, उसमें जो मेन मोटिव होना चाहिए बिजनेस का, वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ना कि चैरिटेबल एक्टिविटी। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स शुड शेयर द लॉसेज ऑल्सो। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो सभी पार्टनर्स जो है लॉस को शेयर करें, है ना। ये मैंने आपको अभी बता दिया है, जैसे माइनर अगर पार्टनर बनता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टनर होगा, वो लॉस में पार्टनर नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, कुछ बातें यहाँ पे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज बाय एग्रीमेंट दैट मे बी इन इक्वल प्रोपोर्शन और नॉट। देखिए, जो एग्रीमेंट में लिखा होता है कि प्रॉफिट को शेयर करना है, हो सकता है कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो, है ना, जैसे कि 1:1 रेशियो जो होती है, 1:1, है ना। पर जरूरी नहीं है कि वो
इक्वल प्रोपोर्शन में ही होगा। तो मतलब प्रॉफिट की जो शेयरिंग होगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। तो ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। मतलब देखिए, जो हर एक पार्टनर होता है वो एजेंट तो होता ही है, साथ ही साथ में जो है वो फर्म का ओनर भी होता है ना। तो एज एन एजेंट ही कैन बाइंड द अदर्स पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। तो एक एजेंट के रूप में जो एक पार्टनर होता है वो अपने किए हुए एक्ट के यानी कि किए हुए वर्क के द्वारा बाकी सब जो पार्टनर्स होंगे उनको बाइंड कर सकता है, उनको बाधित कर सकता है। ठीक है, सपोज करिए जैसे हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं और उसमें से जो है एक पार्टनर ऐसा है जो इलीगल एक्टिविटी को कर देता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, तो बाकी 3 पे भी वो अप्लाई हो जाएगी, तो वो 3 भी जो है इसके काम में बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, सो एज अ प्रिंसिपल, एज अ ओनर, है ना, ही हिमसेल्फ इज बाउंड बाय एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। जैसे कि एक पार्टनर जिसको मैंने आपको बताया, ये इन 3 पार्टनर्स के द्वारा की गई एक्टिविटीज से भी क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसलिए वो क्या है, एक ओनर है बिजनेस का। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल और एजेंट का जो है मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, जो बिजनेस होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो सभी पार्टनर्स मिल करके चला सकते हैं, बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, या फिर कोई एक पर्सन, एनी वन, है ना, कोई एक पर्सन जो है सबके बिहाफ पे क्या करेगा, काम करेगा, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए वर्क करेगा, है ना। तो एक पर्सन भी क्या कर सकता है, एक पार्टनर सबके बिहाफ पे बिजनेस को रन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इट मीन्स दैट ऑल द पार्टनर्स हैव राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो सभी पार्टनर्स को ये राइट है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दे कैन थ्रस्ट दिस ड्यूटी टू एनी वन ऑफ देम, है ना, या फिर कोई एक पर्सन जो है वो कर सकता है इस ड्यूटी को सबके लिए। इट शोज दैट ईच पार्टनर इज एन एजेंट। ठीक है, तो ये दिखाता है कि हर एक पार्टनर क्या है, एक एजेंट है, एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और साथ में जो है प्रिंसिपल का मतलब है वो कि पार्टनरशिप फर्म का जो है ओनर भी है ना, और एजेंट भी है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है 5th और 6th पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको ये 6 की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, 6 के 6 फीचर बताए हैं। अगर इनमें से एक फीचर भी पार्टनरशिप किसी बिजनेस में नहीं होगा तो हम उसको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोला भी गया है ना, देखिए क्या, 2 और मोर देन 2 पर्सन, एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लीगल बिजनेस एंड बिजनेस कैरिड बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये सारी सारी की सारी होनी चाहिए करेक्टरिस्टिक्स एक बिजनेस में। ठीक है, तभी वो पार्टनरशिप बिजनेस होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। देखिए एलएलपी क्या होती है, एलएलपी इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय एन एनटेक्टमेंट ऑफ द एनेक्ट एनेक्टमेंट, है ना, एनेक्टमेंट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखिए, जब हमारा जो ये एलएलपी 2000 एक्ट 2008 पारित हुआ था, है ना, ये जो है एनेक्टमेंट हुई थी इस एक्ट की, एलएलपी 2008 की, है ना। उसके उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया है आपका एलएलपी, है ना। सो एलएलपी पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो एलएलपी का मतलब है कि हम कोई पार्टनरशिप बना रहे हैं या किसी पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड कर रहे हैं एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये जो आपका एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुई है, ये आपकी इंट्रोड्यूस हुई है जो आपका एलएलपी एक्ट आया है 2008 उसके द्वारा, है ना, उसके पारित होने के बाद ये एलएलपी यहाँ पे भारत में है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, है ना, एक ये बॉडी कॉर्पोरेट है आपकी, और लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो ये एक जैसे कॉर्पोरेशन होती है ना स्टूडेंट, वैसा होता है एलएलपी, और जो है इसकी जो लीगल एंटिटी होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जो एलएलपी होती है
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उसके मेंबर की जो क्या होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब इसमें जो पार्टनर्स होंगे वो कोई और पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, और फर्म जो होगी पार्टनरशिप फर्म वो फर्स्ट पर्सन। मतलब ये एक अलग पर्सन है फर्म, और पार्टनर्स अलग पर्सन है। किस केस में? एलएलपी के केस में। जबकि जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें दोनों सेम होते हैं, अभी आपको ऊपर बताया है। A limited liability partnership is a partnership in which some or all partners have limited liability। तो इसमें क्या होगा, सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, सीमित होगी। इट देयरफॉर एग्जिबिट्स एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना, एंड कॉर्पोरेशन ऑफ बोथ। तो ये क्या दिखाता है हमको, ये एक पार्टनरशिप के एलिमेंट को और कॉर्पोरेशन के एलिमेंट को दोनों को शो करता है, ठीक है। So in an LLP, one partner is not responsible for or liable for another partner मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। देखिए, अगर किसी, जैसे सपोज करिए यहाँ पे 4 पार्टनर हैं, है ना, और यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, है ना, और यहाँ पे 1 पार्टनर है, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो सपोज करिए ये एक वन पर्सन है, इसने कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई गलत एक्टिविटी की है, कोई गैर कानूनी काम किया है ना, तो वो इन तीनों पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। किस केस में? एलएलपी के केस में, ठीक है। मतलब जो है वो किसी एक पर्सन के काम के लिए, इलीगल काम के लिए, बाकी के ये जो 3 पर्सन है वो क्या नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर क्या है एलएलपी के, देखिए, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है ना, कि इसमें कॉर्पोरेशन के और जो है आपके पार्टनरशिप के दोनों के जो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, है ना, और इसकी जो फॉर्मेशन होती है आपकी एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर होती है, ठीक है। LLP has legal entity separate from its partner। तो LLP में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं और जो फर्म होती है उनकी दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और LLP का जो परपेचुअल सक्सेशन होता है ना, ठीक है, स्थायी अस्तित्व होता है इसका, ये परमानेंट चलती रहती है, ठीक है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ऑफ LLP shall not affect the existence। देखिए, अगर कोई चेंज आता है एलएलपी में, पार्टनर्स ऑफ एलएलपी में कोई चेंज आता है ना, एलएलपी के जो पार्टनर्स है उसमें अगर कोई चेंज आता है, जैसे कि राइट्स, लायबिलिटी, है ना, इसमें चेंज आ गया, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। शैल नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट और लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी। तो देखिए, एक बार मैं फिर से आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, एलएलपी के पार्टनर्स में कोई अगर चेंज आता है किसी भी टाइप का, तो उसका जो है पार्टनरशिप फर्म की जो एलएलपी का जो एग्जिस्टेंस है, उनके राइट, उनकी लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है इट कैन इटसेल्फ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स और होल्ड प्रॉपर्टीज। तो जो ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है एंटर हो सकती है अपने आप, और किसी की प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती है, या किसी पे मुकदमा भी दायर कर सकती है, केस फाइल सूट कर सकती है, ठीक है, कोर्ट में केस कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी बोला गया है, ठीक है, जैसे कि कंपनी के केस में होता है, तो यहाँ पे फर्म एलएलपी के केस में खुद क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है ना, खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी विद द रजिस्ट्रार इज कंपल्सरी। तो देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी होता है, ओके। गवर्नमेंट हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स ऑफ एलएलपी। तो जो गवर्नमेंट को क्या है, ये पावर है कि वो एलएलपी के अफेयर्स को, एलएलपी ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं उनको, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इफ रिक्वायर्ड, अगर उसको लगता है ऐसा, तो बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपिटेंट ऑफिसर फॉर द पर्पस। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, नियुक्त करेगी, और वो एलएलपी के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी अलाउड टू एलएलपी। देखिए, एलएलपी का जो एक्ट है वो 2008 है, तो इसके अपने प्रावधान है, अपने नियम है। तो जो आपको मैंने एक्ट बताया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो इसके कोई भी रूल एलएलपी पे लागू नहीं होते हैं, ओके। तो देखिए, मैंने एक 6th पॉइंट आपको जो बताया कि रजिस्ट्रेशन जो होती है एलएलपी की वो जरूरी होती है, जबकि जो जनरल पार्टनरशिप, इससे पहले मैंने आपको मीनिंग वगैरह बताया, जनरल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है ना। तो एलएलपी के बारे में कुछ बोला गया है कि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो होती है एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ओके। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो
जो पार्टनरशिप फर्म यानी कि जो जनरल पार्टनरशिप है और जो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें डिफरेंस दिया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। फर्स्ट पॉइंट, पहला कि जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है और एलएलपी में जो है वो एक्ट 2008 एप्लीकेबल होता है। रजिस्ट्रेशन जो है जनरल पार्टनरशिप में ऑप्शनल होती है, आपकी मर्जी है, आप करवा सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, जरूरी नहीं है। बट एलएलपी के केस में रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो क्रिएशन होती है पार्टनरशिप फर्म की, जनरल पार्टनरशिप फर्म की, वो एग्रीमेंट के थ्रू होती है और एलएलपी की जो क्रिएशन है मतलब एक ऐसे क्रिएट होती है लॉ के थ्रू, है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ पर्सन, देखिए जनरल पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए और जो एलएलपी होती है उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं होती। लाइबिलिटी जो है जनरल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है मेंबर्स की और इसमें क्या होती है, लिमिटेड, एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जितना उनका कंट्रीब्यूशन होता है एलएलपी में, जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है उतने तक की वो लाइबल होंगे, है ना। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, देखिए जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसका डू नॉट हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, उसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, जबकि एलएलपी का जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है। एंड इंडिविजुअल मेंबर में आइदर और लीव द एलएलपी, जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं वो एंटर भी कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी के केस में और छोड़ भी सकते हैं उसको, तो आने जाने का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका स्थायी अस्तित्व होता है कंपनी की तरह। तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है जनरल पार्टनरशिप की, जबकि एलएलपी के केस में जो है पार्टनरशिप फर्म और जो पार्टनर होते हैं वो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ओनरशिप ऑफ द एसेट, फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, देखिए जो जनरल पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें क्या होता है कि फर्म जो है वो किसी भी एसेट को ओन नहीं कर सकती। पार्टनर्स ओन द एसेट ऑफ द फर्म, है ना, मतलब जो ओनरशिप होती है वो फर्म की नहीं होती है, वो पार्टनर की ओनर, मतलब जो ओनरशिप होती है वो एसेट पे किसकी होती है, पार्टनर्स की। किसमें, जनरल पार्टनरशिप में। और जो एलएलपी में क्या होता है, एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन एसेट्स, ठीक है। तो जो ओनरशिप होती है एलएलपी के केस में हो सकती है ना, हो सकती है किसकी, फर्म की हो सकती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एंटिटी है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी मैंने आपको बताया कि फर्म और बिजनेस अलग अलग है। बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉडी कैन बिकम द पार्टनर ऑफ एलएलपी, जो एक जो आपका कॉर्पोरेशन होती है, कॉर्पोरेशन बॉडी होती है ना, वो पार्टनर नहीं बन सकती है जर्नलशिप पार्टनरशिप में, जबकि एलएलपी के केस में जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ओके, जो कॉर्पोरेशन होता है ना, वो क्या बन सकता है, वो पार्टनर बन सकती है बॉडी कॉर्पोरेट, किसमें, एलएलपी के केस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नो नीड टू सबमिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो जनरल पार्टनरशिप के केस में जो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जो है कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करना जरूरी नहीं होता है जनरल पार्टनरशिप के केस में, जबकि एलएलपी के केस में जो होता है वो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होते हैं किसके, एलएलपी के जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं उनको सबमिट करना पड़ता है और साथ में जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता है वो भी हर साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मतलब देखिए सॉल्वेंसी यानी कि सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट पर्सन वो होता है, सॉल्वेंट पार्टनरशिप फर्म वो होती है जिसकी जो एसेट है वो ज्यादा होती है और लाइबिलिटी कम होती है, मतलब वो अपनी एसेट में से लाइबिलिटी को क्या कर सकती है, पे कर सकती है। सो स्टूडेंट आज का हमारा जो मतलब लेक्चर है यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, है ना। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।